अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। पाकिस्तानी सियासत पर बड़ा गहरा असर डालने वाला एक और बड़ा अदालती फैसला बिला आखिर आज सुना दिया गया। रिजर्व सीट्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर लीं और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट्स देने का हुक्म कल अदम करार दे दिया। इस फैसले के बाद रिजर्व सीट्स अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को मिलेंगी, जिसकी बदौलत वफाकी हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। ये इंतहाई अहम फैसला 7 जजेस ने अक्सरियत की बुनियाद पर सुनाया, जिनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नशवी शामिल हैं। फैसले में कहा गया कि जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की, जबकि जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तदाई समात में ही रिव्यू दरखास्तें खारिज कर दी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को मायूस कुन फैसला करार दे रही है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको जमहूरियत की फतह करार दे रही है। इस फैसले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपकी जमात के लिए तो खुशखबरी पे खुशखबरी आ रही है। पहले तो PTI के अंदर लड़ाइयाँ होगी, बजट भी मंजूर हो गया, रिजर्व सीट्स का फैसला जो इतना बड़ा एक फैसला था, जो कि दीवार पर लिखा हुआ नजर आ रहा था कि PTI को नहीं मिलना, लेकिन 12 जुलाई को एक फैसला आया था जिसपे वजाहतें भी आई थी और कहा गया था कि जी PTI को ये सीट्स दी जाए। सर, उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम आती है, कोर्ट पैकिंग का इल्जाम लगता है, आपकी जमात के ऊपर भी लगता है, और आज जो फैसला आता है उसके बाद अब PTI क्या करेगी? सर, रिजर्व सीट्स भी आपको मिल गई और अब सुना है कि 27वीं आईनी तरमीम भी आने वाली है, तो इतनी खुशखबरियां आपकी जमात के लिए। नहीं, देखें, इसमें खुशखबरी या बुरी खबर की बात नहीं है। जो अदालतों ने फैसले जो है वो कानून और आइन के मुताबिक करने होते हैं। ये पेशावर हाई कोर्ट का बड़े सीनियर 5 जजेस का जो है वो एक मुत्तफ़िका यूनानिमस जो है वो डिसीजन था, और उन्होंने लॉ को बड़ी सराहत के साथ जो है वो उसकी वजाहत की थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया और उसमें उन्होंने जो है वो चीज़ों को एक और अंदाज से जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो कि उस वक्त भी लॉ नोइंग लोगों को नज़र आ रहा था कि ऐसा कानून में और आइन में तो है नहीं, और किसी भी कानून और आइन की किसी भी आर्टिकल को अदालत जो है वो अपने तौर पे जो है वो ना उसमें इजाफा कर सकती है ना उसमें कमी कर सकती है। लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले भी फैसले आर्टिकल 63A में भी एक फ़ैसला आया था, जिसमें ये कहा गया था कि वोट डाला जाएगा, गिना नहीं जाएगा, काउंट नहीं होगा, सज़ा दी जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसे फैसले जो है वो इससे पहले भी आते रहे हैं। आप देखें, इसमें कोई जितना मर्ज़ी वावेला करे, लेकिन एक आम फहम आदमी जो है वो मखसूस नशिस्तों का की जो स्कीम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 51 और 106 आप पढ़ लें। उसके बाद फिर इलेक्शन लॉ है, उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं। किसी जगह भी आप ये जो है वो यानी इशारतन भी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि ये मखसूस सीटें जो हैं ये किसी ऐसी जमात को, जिस जमात ने ना तो इलेक्शन लड़ा हो, ना उसका पार्लियामेंट में कोई वजूद हो, और अपने कैंडिडेट्स को जो है वो पेपर फाइल करें, और उसके बाद उनका इलेक्शन के बाद उनका जो असम्बली के अंदर उनका जो नंबर होगा, उस नंबर की रेशो से उनको जो है वो मखसूस नशिस्तें जो है वो अलाट होंगी। बिल्कुल, वो मिसाल के तौर पे मौजूदा स्कीम मिसाल के तौर पे मौजूदा स्कीम में अगर एक असम्बली की जो है वो 100 सीट है, उसमें 40 के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जमातें कामयाब होती हैं, और 60 सीटों के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब हो जाते हैं। उन आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन के अंदर अंदर उन जमातों में शामिल होना होगा जिन जमातों के पास वो 40 सीटें हैं, और उस जो उनका नंबर फाइनल होगा उसकी रेशो से मखसूस नशिस्तें अलाट होंगी। अगर ये 60 के 60 जो हैं ये आज़ाद ही रह जाते हैं कि जिन्हें जी हमने नहीं किसी में शामिल होना,
तो क्या फिर वो सीटें कम हो राजा जाएंगी? साहब, मैं नहीं, आपकी हर वो बात से फिर उन इत्तेफाक करती 40 को ही अलॉट होंगी। जी, लेकिन जो 12 जुलाई को फैसला आया था लास्ट ईयर, तो जब वो फैसला आया था, क्या तब के जजेस को इतना अंदाजा नहीं था कि वो एक फैसला दे रहे हैं जो गलत दे रहे हैं, जो कि 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद आज जो एक फैसला आया वो सही है, और 12 जुलाई वाला फैसला इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये भी याद रखा जाएगा तारीख में, लेकिन जो आज फैसला आया है वो जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा? देखें, बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन सामने है, लॉ सामने है, हर बंदा जो है उसे पढ़ सकता है, देख सकता है और अपनी समझ के मुताबिक ये कह सकता है या इसको रद्द कर सकता है कि ये फ़ैसला या वो फ़ैसला या इनमें से कौन सा फ़ैसला इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन था। देखिए, फ़ैसला तो वो भी था कि 63A में उन्होंने कहा कि आप वोट डालेंगे, वोट आपका गिना नहीं जाएगा, लेकिन आपको जो है वो नाअहल भी कर दिया जाएगा। तो उसके मतलब हर बंदे ने तो सर, जो पनामा केस हुआ था, क्या वो भी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के फैसला मुताबिक है? था? लेकिन ये फैसला जो है ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सही सर, मैं जानना चाह रही हूँ कि फिर वो जो पनामा केस में मोहतरम नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था लाइफ टाइम के लिए, तो फिर क्या वो भी आइन के मुतफक्के था, या वो भी आपको लगता है कि वो गलत फैसला था क्योंकि वो आपकी जमात के साथ था? आज जो PTI के साथ हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन की रोशनी में हो रहा है। नहीं, देखें, बात ये है कि वो फैसला ये था कि आपने बेटे से तनख्वाह लेनी थी तो आपने ली नहीं है, लेकिन वो ले तो सकते थे ना आप, तो लिहाजा आपने उसे क्यों नहीं अपने जो है वो एसेट्स में ज़ाहिर किया कि ये तनख्वाह भी जो है वो मेरा एसेट है। तो इसके ऊपर भी फिर सभी ने जो है वो तबसरे और सभी ने बातें की। तो मामला ये है कि अदालती फ़ैसला बहरहाल अदालत का फ़ैसला होता है, उसने इम्प्लीमेंट होना होता है और उस वक्त तक उसने कायम रहना होता है जब तक कि वो रिव्यू ना हो या उसके या अपील में सेटिस्फाइड ना हो। लेकिन फैसले तो खैर तारीख में राना साहिब, आप खुद भी लॉयर हैं, आप कानून मुझसे बेहतर जानते हैं, दुनिया में भी कहीं ना कहीं होते रहते हैं। जी, आप खुद लॉयर हैं, आप कानून मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का हिस्सा भी रहे हैं, आपके ऊपर भी भोंडे केसेस बने। क्या यही होता रहेगा पाकिस्तान में कि जब भी कोई हुकूमत आएगी, वो जो हुकूमत रजीम जा चुकी होगी उस पर केसेस बनेंगे? अगर ऐसा ही हाल है तो फिर पाकिस्तानी लोग जो हैं, अगर वो दूसरे ममालिक जा रहे हैं तो फिर तो वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जमात के ऊपर एक इल्ज़ाम लगता है कि काजी फाइज ईसा से लेके बल्ले का निशान छीनने तक, फिर 8 फरवरी को जो हुआ उसके बाद जो आप लोगों के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा, फिर 26वीं तरमीम और आज का फैसला, तो ये तो फिर इसी तरह चलता रहेगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती रहेगी। तो इसमें आवाम का क्या होगा सर? अगर PTI इतनी बुरी है और PTI की वजह से आए दिन रोज इतने मसले होते हैं, तो इस जमात को बैन क्यों नहीं किया जाता? देखें, अवाम जो है उनको जो है वो इन चीज़ों को बगौर जो है वो इनका जायज़ा लेके अपनी राय का इजहार करना चाहिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो उन्हीं लोगों की होते हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं। सियासी जमातों की जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती हैं, और इसका एक ही हल है कि सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठे, सर जोड़ें और अपने उन पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करें जो किसी तनाज़े, किसी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट या किसी भी विक्टिमाइजेशन का जो है वो सबब बनते हैं। वो जो नैब लाज हैं उनके ऊपर जो है वो इत्तफाक राय पैदा करें, वो इलेक्शन रूल्स को जो है वो बेहतर करें, वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो अबव बोर्ड करें, वो तमाम चीज़ें जो है वो टेबल पे बैठें और बैठ के इन चीज़ों को रिजॉल्व करें। पूरी दुनिया ने ऐसे किया है, कोई पाकिस्तान में कोई अनोखा काम तो नहीं होना। पूरी दुनिया ने अपने पॉलिटिकल इश्यूज को जो है वो टेबल पे बैठ, लेकिन सर कोई नून लीग की तरफ से कोई ऐसा जेस्चर नहीं दिया जा रहा कि वो टेबल पे आके बैठे, जब फैसले भी अब PTI के खिलाफ ही हो रहे हैं। नहीं, हम तो जेस्चर देते देते हमें तो 14 साल हो गए, यानी 2011 सर अगर आज उनको सीट्स मिल जाती तो एक जेस्चर चला जाता। नहीं, तो मामला ये है कि जेस्चर तो अपना जो है वो टेबल पे बैठ के इश्यूज को रिजॉल्व करने का है ना। ये सीटें लेने से जो है वो जेस्चर कैसे चला जाता? हम तो पिछले 14 साल से, जब वो हमें जेलों में ठोंस रहे थे, हमारे ख़िलाफ़ कैपिटल पनिशमेंट के यानी झूठे मुकदमे बना रहे थे, हमें सजाए मौत देने के,
वो बना रहे थे, हम उस वक्त ही उनको कहते थे कि जी आएँ, तो बैठे। राना साहिब, अब क्या आपकी जमात बदला ले रही है? आएँ चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, आएँ चार्टर ऑफ जो है वो डेमोक्रेसी करें। उस वक्त वो कहते थे कि नहीं, मैंने तो आपको छोड़ना ही नहीं है, मैं आपके साथ क्यों बैठूं, आप तो सब चोर हैं, डाकू हैं, गलत लोग हैं, मैं जो है वो सही हूँ, बाकी सारी दुनिया गलत है। लेकिन सर आज वो जो मैं कहते थे वो जेल में है। जब वो अपोजिशन में है, नहीं तो मामला ये है कि जेल में वो हैं, तो वो क्या वो 190 मिलियन जो है वो मैंने अपने अकाउंट में जमा करवाया है। एक और भी सर है कि अगर 190 में उनको कोई रिलीफ मिलता भी है, ट्रस्ट वाली 450 कनाल जगह जो है वो मैंने अपने नाम अलॉट करा के मुकदमा उन पे तो नहीं बना दिया ना। ठीक हो गया सर। अभी एक और भी स्पेकुलेशन है कि अगर उसमें इनको रिलीफ मिलता है, नाम तो नहीं लग गई, तो 9 मई के केसेस में खान साहिब को अंदर रखा जाएगा और फिर जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल होगा, फिर वहां से भी खान साहिब के लिए सख्तियां बढ़ेंगी। तो ये तो फिर आए दिन कोई ना कोई केस बनता रहेगा। नहीं तो फिर बात ये है कि 9 मई जो है, आप मुझे बताएं कि 9 मई नहीं हुआ। जी बिल्कुल हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है। 9 मई को फरिश्ते आगे कर गए थे, लोगों की ऑडियो वीडियोस मौजूद हैं, लोग खुद जुम्मे ले रहे हैं कि जी आग मैंने लगाई है, ये काम मैंने किया है, वो काम फलाने किया है। तो मामला ये है कि जब एक जुर्म होगा, जब एक अमल होगा, तो उसका रद्द अमल तो होगा ना। दुरुस्त। सर आप क्या कहेंगे, तो आपकी जमात को भी जिस हम हुकूमत में है, वो अपोजिशन में है, हम तो आज भी उनको कहते हैं कि आए बैठें। आप ये ऑफर आज भी करा रहे हैं, आज की तारीख में, कि आए बैठें इशू रिजॉल्व करते हैं? ये कल की बात है। कल जब बजट पास हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ उनकी सीटों पे गए हैं, बिल्कुल हाथ मिलाया साहब से, उमर अयूब साहब से, उनसे हाथ मिलाया, उनको कहा है कि हमें इश्यूज के ऊपर बैठना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। दुरुस्त सर, आपने तो दिल बड़ा किया, हाथ मिलाया ऐसी जमात पर जो आए दिन आप पे इल्जामात लगाती है, लेकिन उसी जमात के लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने ये पार्टी में मजीद फूट डलवा दी। ऑलरेडी पार्टी फूट का शिकार थी, लेकिन उन्होंने जब हाथ मिलाया और ऐसे वक्त पे जब बजट मंजूर हुआ, तो उससे तो बैरिस्टर गौहर पे और असद कैसर पे और इल्जामात लग गए हैं। देखें, वो दरअसल वो इल्ज़ामात जो हैं, इन्होंने जो एक गाली गलोच ब्रिगेड बनाया था ना, दूसरों को गालियां देने के लिए, दूसरों की बेइज्जती करने के लिए, दूसरों की इंसल्ट करने के लिए, ये देखें ये कानून कुदरत है, वो अब इनके अपने गले पड़ा हुआ है। वो अब देखें, उन्होंने कल हाथ मिला लिया, वो गाली गलोच ब्रिगेड जो है वो अब उनकी बेइज्जती कर रहा है। तो इस तरह से तो जमातें नहीं चलती हैं और ये रवैये दुरुस्त नहीं है। सही। तो सर अब अगर पीटीआई किसी अदालत में जाना चाहे तो वो कहाँ जाएगी? अब तो अल्लाह की अदालत ही बची है। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि उन्हें अपने ज़मीर की अदालत में जाना चाहिए और अपना एहतसाब करना चाहिए। उन्हें तस्लीम करना चाहिए कि हमने जब सुन्नी तहरीक कौंसिल में बतौर सियासी जमात शामिल होने का फ़ैसला किया था, तो हमने ना आइन पढ़ा ना कानून पढ़ा, और वो हमसे गलती हुई और उस गलती के नतीजे में हमें ये नुकसान हुआ है। उन्हें अपना एहतसाब करना चाहिए ताकि आइंदा वो सही फैसले करने की पोजीशन में आए। दुरुस्त। सर आपने बात की कि ये गालम गलोच करते हैं, माजरत के साथ अभी रिसेंटली आज़म नज़ीर तारड़ जो कि खुद एक कानूनदान है, आप भी कानूनदान हैं और वो बड़ी एक अच्छी पर्सनैलिटी रखते हैं, उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए। डोंट यू थिंक कि उनको ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे खान साहिब की मुलाकात को लेकर और उनकी अहलिया को लेकर? नहीं, देखें, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैं कंफर्म नहीं हूँ कि अगर मियाँ बीवी एक कैद में हो या कोई आदमी अगर लंबी कैद में हो, तो जेल मैनुअल जो है उसमें ये गुंजाइश है कि उन मियाँ बीवी को वक्त गुजारने की जो है वो इजाज़त दी जा सकती है। सर लफ्ज़ों को चुनाव था ना, जैसे आपने कहा वक्त गुजारना, उनके लफ्ज़ कुछ अल्फाज कुछ ठीक नहीं लगे। जेल नहीं, उन्होंने यही कहा था कि उनको इकट्ठे जो है वो वहाँ पे रहने का मौका जो है वो दिया जाए, अगर ये मेरे इख्तियार में हो। ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो बात कर रहे थे, जवाब दे रहे थे। सही। तो इसमें जो है वो ये एक दफ़ा ये एक कोशिश भी हुई थी कि जेल्स में एक ऐसी जो है वो प्रोविजन क्रिएट की जाए कि जो लंबी कैद में लोग हैं तो उनकी फैमिलीज़ को उनके साथ
कुछ अरसा जो है वो रहने का इंतज़ाम किया जाए। अब देखें ना, अगर एक आदमी जो है वो जुर्म करता है, उसकी सज़ा में उम्र कैद उसे हो जाती है, तो उसकी बीवी का तो कोई कसूर नहीं है, उसकी फैमिली का तो कोई कसूर नहीं है ना। सही सर, अभी कोई 27वीं तरमीम भी आ रही है, ये स्पेकुलेशंस हो रही है, वो इंसाफ है क्या जी? कोई 27वीं तरमीम भी अब आएगी? बहरहाल इसमें 27वीं तरमीम के मतलब कोई ऐसा कोई बात, कोई कंसिडरेशन या कोई अमल तो मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है जब भी करना चाहे। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हामिद खान साहिब, आप ये केस कर रहे थे, आपकी मौजूदगी थी उस केस के अंदर। एक दफ़ा हमने देखा कि जजेस थोड़ा सा बरहम भी हुए आपके ऊपर, लेकिन अगर मैं पहले बैकग्राउंड की बात करूं तो 12 जुलाई को एक फैसला आता है जो सुप्रीम कोर्ट ही देती है, फिर उसकी 2 वजाहतें भी आती हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी जाती हैं, लेकिन उस फैसले के ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता। आज एक और फैसला आता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही आता है। बतौर वकील आप किस तरह देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक दूसरा फैसला आया, पहले फैसले पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया, दूसरे फैसले पे इंप्लीमेंट कर दिया गया, ये सब क्या हो रहा है? फिर तो अदलिया पे जो इल्जामात लगते हैं कोर्ट पैकिंग के, क्या वो दुरुस्त लगते हैं? बिल्कुल, इस केस में तो बहुत वाज़ेह है, यही बात मैंने कही कि आपने 10 महीने केस नहीं लगाया 12 जुलाई के बाद, और असल में बात जाहिर इस तरह से हो गई कि आप 26वीं तरमीम का इंतजार किया, फिर जजेस की तादाद बढ़ाई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो 17 थी वहां से आपने 25 की, फिर 34 की, और फिर आपने फरवरी और अप्रैल में 7-8 जज नए इसमें रखे, कोर्ट पैकिंग की, और उसके बाद आपने ये केस लगाया जिसमें कि सीनियर जजेस जिन्होंने मेजॉरिटी का फैसला दिया था, जो उनमें ऑथर जज भी थे, उनको बाहर बिठा के जूनियर जजेस को आपने वहां बिठा के फैसला ले रहे हैं, जो मेरे नजदीक बिल्कुल नलिटी इन लॉ है, बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी, और हर तरह से जो जूरिस्प्रूडेंस है दुनिया में, रिव्यू जूरिस्प्रूडेंस, उसके खिलाफ है। तो सर क्या कानून या जुडिशरी इस्तेमाल होती रहेगी, जो भी जमात आएगी वो कोर्ट पैकिंग करेगी और जजेस इस्तेमाल हो जाएंगे? अगर यही सब होता रहेगा तो अवाम इंसाफ के लिए कहां जाएगी? यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी। हम क्यों कहते हैं 26वीं तरमीम जो है ये बिल्कुल गैर आईनी है, इसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। इसीलिए तो मैंने कहा, आज भी वो बिगड़ रहे थे, मैंने कहा पहले 26वीं तरमीम पर हमने जो पिटीशंस की हैं कि ये 26वीं तरमीम जो है आइन के बुनियादी ढांचे और बुनियादी फीचर्स के खिलाफ है, पहले ये सुनिएगा, उसके बाद फिर कोई और केस वाले केसेस सुनिएगा। लेकिन आप जनवरी में इसको एडमिट करके तो बैठे हुए हैं और उसके बाद उसको लगा नहीं रहे, और ये केसेस अभी से सुने जा रहे हैं। तो सर अगर 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला आता है, जो कि जाहिर बात है उनके हक में ही आएगा, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फैसला आ जाता है, तो फिर ये जितने फैसले अब तक हुए हैं इनकी क्या लीगैलिटी रह जाएगी? कलअदम हो जाएंगे। तो सर अगर मैं अब बात करूं पीटीआई की या पीटीआई की मुश्किलात की, तो एक तरफ सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जो था उस पे फैसला आया, जजेस ट्रांसफर पे फैसला हुकूमत के हक में आया, या जिस तरह से भी वो आया, आज रिजर्व सीट्स का भी ये फैसला हो गया। ये तो फिर खान साहिब के लिए कोई आसानियां नजर नहीं आ रही, और पीटीआई अब खुद भी फूट का शिकार है, डेली कोई ना कोई लड़ाई हो रही होती है, ग्रुप्स बने हुए हैं, तो अब क्या होगा पीटीआई का? देखिए, जहाँ तक पीटीआई अंदर की सिचुएशन, इतनी इसको बड़ा एग्जेजरेट करके दिखाया जाता है, ऐसी कोई फूट नहीं है। इस थोड़ी बहुत बाज़ डिफरेंसेस होते हैं, हर पार्टी के अंदर होते हैं। ये वो लोग, खासतौर पे हुकूमती मीडिया, वो इसको हाईलाइट कर रहा है ताकि ये बताने के लिए कि पीटीआई कमजोर हो गई है, तकसीम हो गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। सही सर, तो आप हुकूमती मीडिया को आप इल्जाम दे रहे हैं, लेकिन अगर हम सलमान राजा साहिब की ट्वीट देखें और उस पर शेख फकास अकरम साहिब का फिर रिस्पांस देखें, तो आप तो अवाम को खुद ही क्वेश्चन करने का एक दे रहे हैं, पॉइंट दे रहे हैं कि वो आपके ऊपर बार बार क्वेश्चन उठाएं। अलीमा बीबी कहती हैं माइनस इमरान खान, गंडापुर साहिब आके कह देते हैं कि आई गिव अ डैम। तो अगर इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होंगे, माइनस इमरान खान की बातें होंगी, तो अवाम तो फिर कंफ्यूज ही हो जाएगी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल अवाम को समझ है। ये तो गवर्नमेंट की जो है प्रोपेगेंडा मशीनरी है, इंप्रेशन दे रही है कि गालिबन डिवाइड हो गए। असल में ऐसी कोई बात नहीं है, मामूली डिफरेंसेस इधर उधर होते रहते हैं। अगर किसी एक पार्टी के कारकुन ने या ऑफिस बेयर ने कोई गलत बात कह दी है, तो एक बात वाज़ेह है
माइनस इमरान का कुछ नहीं है और ना होगा, ना हो सकता है। सही। तो सर, इसलिए इस किस्म की बात लोगों की खुशफहमी हो सकती है कि इस किस्म की सूरत हाल है, हरगिज नहीं। सही। सर, अब आप क्योंकि एक सीनियर लॉयर हैं, आपका एक हामिद खान ग्रुप बहुत फेमस है, और उसके अलावा अब बतौर वकील आप सदर भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या वकला कोई तहरीक चलाएंगे कोर्ट पैकिंग के खिलाफ, या आपकी तरफ से कोई, जिस तरह माजी में तहरीकें चलाई गई हैं, इस तरह की कोई तहरीक नजर नहीं आ रही? तहरीक ऑलरेडी चल रही है। देखिए, तहरीक के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। हमने 26वीं तरमीम को रिजेक्ट किया है, इसके खिलाफ कन्वेंशन कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। लिहाजा ये मामला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। वकला के अंदर बड़ी बेचैनी है, वो अदालती निज़ाम को इस तरह दरम बरम होता तबाह होता नहीं देख पा रहे। 26वीं तरमीम के खिलाफ बड़ी रिजेंटमेंट है। ये मामला सिर्फ वक्त का है। वकला की तहरीक इंशाल्लाह जोर पकड़ेगी छुट्टियों के बाद। सर, आपने वकला की तहरीक की बात की, अगर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सदर हैं वाजिद गिलानी साहब, उनकी बात करूं तो उन्होंने एक तरह से वोट तो लिया पीटीआई के नाम पे, लेकिन ऑल ऑफ सडन फिर उन्होंने यू टर्न मार लिया। तो वकला की बेचैनी की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये कोई बेचैनी नजर तो नहीं आ रही है, तो फिर अपने फायदे नजर आ रहे हैं? नहीं जी, ये तो एक बिक गया, उसकी क्या एग्जाम्पल देनी है सर? भाई, वो वोट दिए, वकला ने वोट दिए, मैंने भी शायद वोट दिया होगा उनको। वकला ने वोट दिए हैं। मैंने उसको कहा था, मेरे सामने उसने कसम खाई थी कि मैं 26वीं तरमीम के खिलाफ काम करूंगा। मेरे ऑफिस में बैठ के कसम खाई थी, लेकिन बाद में वो बेचारा बिक गया। यहाँ बड़े बड़े जज बिक जाते हैं, वो तो बेचारा एक बार एसोसिएशन का सदर ही था। सही। सर, अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बच गए हैं? मतलब कुछ नजर नहीं आ रहा कि अगर 9 मई के ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे, जजेस ट्रांसफर वाला केस भी हो गया, वो उस पर भी कोई बात नहीं होगी, रिजर्व सीट्स भी पीटीआई से छिन गई, अगर देखा जाए तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ भी हो रही है, तो कोई ऑप्शन बचा तो नहीं है? हुकूमत भी अपना काम सही से कर रही है, बजट भी मंजूर हो गया। नहीं, सही तरह से कुछ नहीं कर रही, लेकिन बात यह है कि इस वक्त जिन हालात से गुजर रहे हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट डोमिनेंट बनती नजर आ रही है। लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, क्योंकि सबको पता है कि ये ड्रामा क्या हो रहा है, ये मुल्क के साथ क्या ज्यादती हो रही है। आखिरी सवाल करना चाहूंगी, इतने बड़े बड़े वकील हैं पीटीआई के अंदर, और इतने ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, ये मिलके भी इमरान खान को बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो उसमें इंटेलेक्ट की क्या वजह? जहाँ जुल्म और जबर होता है वो इंटेलेक्ट कुछ कर सकता है। आप तो खुद वकील हैं, कह रहे हैं। सर, मैं इसीलिए जानना चाह रही हूँ कि मैंने आप लोगों को आर्ग्यूमेंट्स करते हुए देखा है, मैंने खोजा साहब को आर्ग्यूमेंट्स करते हुए देखा है, तो फिर आप लोगों की वकालतें इमरान खान के टाइम पे, ठीक है आप वकालत करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, क्या जजेस नहीं समझ पाते आपका पॉइंट? जजेस समझ नहीं पाते, किसी दबाव के तहत वो रिलीफ नहीं दे पा रहे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, पहले भी हो चुका है, पहले होता रहा। तो सर फिर क्या होगा? अब कोई सीजन 2 आएगा अगर पीटीआई कभी आ जाती है, तो फिर क्या पीटीआई आके बदला लेगी और ये अदला बदला चलता रहेगा? नहीं, बदला नहीं। मकसद कहने का आइन को अपनी असली शक्ल में लाना सबसे जरूरी है। हमें ज्वाइन किया है हसनात मलिक साहिब ने और तैयब बलोच साहिब ने, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। इनसे जानते हैं कि जो रिजर्व सीट का फैसला आना था, जो कि 12 जून को आ गया था, लेकिन फिर उसके ऊपर दोबारा से आईनी बेंच बना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई, और जो एक नया सुप्रीम कोर्ट बना, या जिसको मैं कहूँ कि एक नया बेंच बना, या जो भी आईनी बेंच बन गया, सुप्रीम कोर्ट में एक और सुप्रीम कोर्ट बन गया, तो आज उसका एक फैसला आ गया जिस पे फौरन अमल दरामद हो जाएगा, जबकि 12 जुलाई के फैसले पे उस तरह से अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं तैयब बलोच साहिब, आपकी परमिशन से हसनात साहिब से क्वेश्चन करना चाहूंगी। हसनात साहिब, किस तरह से देखते हैं ये रिजर्व सीट्स का फैसला दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा था, और जो फैसला आना था वो आ गया, अब कानून की बालादस्ती कहाँ गई और अब अदलिया किस तरह से अवाम को फेस करेगी? देखिए जी, अदलिया तो कह रही है कि हम आइन को जो है वो फॉलो करेंगे, और आइन वो है जिसकी लिए 26वीं तरमीम की राह हमवार इसी अदलिया ने की। 63A का फैसला उस टाइम रिवर्स किया जब 63 आइनी तरमीम की जरूरत थी। टाइमिंग आप देख लें, जिस तरह का बेंच बना, आथर जज को शामिल वजह से नहीं हुई है, या जो भी वो बेंच से जो मसला बना। फिर उसके बाद आप देखें जो काजी फैसल ने 3 जो है वो पीटीआई के लामेकर, उनको डी सीट करवाया कि जी इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग करे, नून लीग के मैंने बनवाए। फिर उन्होंने पूरा पारा दिया 26वीं तरमीम के लिए। 26वीं तरमीम आई, उस तरमीम के साथ जो आइनी बेंच बना, इसकी जो लेजिटिमेसी, इसकी जो लीगलिटी है,
वो अंडर क्वेश्चन है कि क्या ये आईनी जो बेंच है जो जिसकी तख्लीक हुकूमत ने की है, हुकूमत की मिजाज, और ये क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट तो करता है या नहीं, ये बड़ा सीरियस सवाल है। लेकिन बजाय इसके कि इसको एग्जामिन किया जाता, आईनी बेंच ने वो सारे फैसले अभी किए हैं जो मौजूदा निज़ाम या मौजूदा हुकूमत के लिए ज़रूरी हैं। एक फैसला उन्होंने सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल अलाउ किया, दूसरा उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर इंडोर्स की, तीसरा जो है आज का फैसला है। आज का जो फैसला है वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड इस वजह से है कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जूरिस्प्रूडेंस है उसमें यह है कि मिलिट्री जो रिव्यू में सेम यानी वो जजेस बैठेंगे, लेकिन जो है वो उन जजेस को शामिल नहीं किया गया। जब फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के लिए जज की जरूरत थी तो जुडिशल कमीशन के इजलास के लिए कहा गया कि जी हमें एक जज की जरूरत है। यहाँ सीनियर जजेस जो ओरिजिनल बेंच के हिस्सा थे उनको लिए क्यों नहीं जुडिशल कमीशन को कहा गया। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि आईनी बेंच जो है वो आज के फैसले के बाद जो इसकी इम्प्लीकेशन बढ़ी हुई है वो ये है कि आसानी से हुकूमत के पास 2/3 आ गई है, और 2/3 के बाद 78 सीटें टोटल तकरीबन आज के फैसले के बाद दोबारा तकसीम हो जाएंगी नून पीपल्स पार्टी और रूलिंग पार्टीज में, और उनके पास इजीली वो 2/3 से जो वो अमेंडमेंट कर सकेंगे। अब जो है वो आईनी बेंच की तख्लीक पार्लियामेंट करती है, पार्लियामेंट को 2/3 अदलिया दिलवाती है। तो इस तरह ये गिव एंड टेक कहें या जो भी कहें, ये बड़ा अफसोसनाक सिलसिला है जो चल रहा है। और मेरा ख्याल है कि जो विल ऑफ द पीपल है उसकी डिफीट हुई है, और जो है ये जो आइन की बात कर रहे हैं तो आइन का एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है। और उस आइन पे तैयब बलोच साहिब का भी मौक़िफ़ लेती हूँ। सर, ईसीपी को पहले एक सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जी आप इम्प्लीमेंट कराएं, फिर 14 सितंबर को एक वजाहत आती है, वो शायद उन्हें समझ नहीं आती, फिर 18 अक्टूबर को एक वजाहत आ जाती है, वो भी उन्हें समझ नहीं आती, फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होता। 12 जुलाई से लेके फिर 18 अक्टूबर तक की बात हो, फिर हमारे पास 26वीं आईनी तरमीम भी आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन जाता है, आज एक नया फैसला भी आ जाता है। अदलिया पे सवालात तो उठेंगे, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखें, बेसिकली जो कुछ हो रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि ये रीसेट हो रहा है। हमारा जुडिशरी जो है ये रीसेट पे लगा हुआ है, तो इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को पसंद नहीं है लेकिन हो रही होती हैं सिस्टम के साथ साथ। सबसे अहम चीज़ अगर आप देखें कि ये रीसेट पे जुडिशरी को लगाया ही क्यों। मुझे आज भी याद है कि जब 18वीं तरमीम पास हुई थी तो आपको पता है, हमें पता है कि 18वीं तरमीम में जजेस का अपॉइंटमेंट का तरीकाकार डिफरेंट था, लेकिन उस टाइम पार्लियामान का बाजू मरोड़ के, बकौल आसिफ अली जरदारी साहब के बाजू मरोड़ के हमें ब्लैकमेल करके जो है वो जुडिशरी ने इख्तियारात अपने पास गिरवी कर ले लिए, ग्रैब कर लिए। फिर उसके बाद आपने देखा, आप खुद सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा रही हैं, आपके सामने सारी चीज़ें चलती हैं, आपने देखा कि जजेस का एलीट क्लब बन गया। मेरे लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि एक जज है, उसका डोमिसाइल लाहौर का है या पंजाब का है। मैं सूबाई बात नहीं कर रहा, मैं तसब की बात नहीं कर रहा, मैं एक फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। लेकिन वो सिंध से जज अपॉइंट हो जाता है और सिंध हाई कोर्ट का जज लगता है, और फिर सिंध के कोटे के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस तक के भी। तो इतना कुछ हुआ, जज का बेटा जज लग रहा था। तो यूं जो पार्लियामान से इख्तियारात खींचे थे और 20-25 साल लगे, जब 18वीं तरमीम आई और अब जब 26वीं तरमीम आई, तो ये पार्लियामान सोच विचार पे मजबूर होती रही। आपके वकला ने ही प्रोटेस्ट किए कि जजेस का लीड क्लब है, जुडिशरी को रिसेट किया जाए, पार्लियामानी कमेटी को अपना रोल अदा करना चाहिए, जजेस की अपॉइंटमेंट दुरुस्त तरीके से होनी चाहिए, और ये सारी चीजें थी। तो फिर पार्लियामान ने आके अब किया क्या है कि उसी जुडिशियल कमीशन के अंदर पार्लियामानी कमेटी जिसका अलग वजूद था उसको उसमें शामिल कर लिया 26वीं तरमीम के जरिए, और 26वीं तरमीम के जरिए चीज़ों को रिसेट किया। मुझे आप बताएं कि कौन सी ऐसी अदलिया है कि मुंतखब जो असम्बली का वजीर आज़म होता है, जिसको 2/3 की अक्सरियत से मुंतखब किया जाता है, वजीर आज़म बनाया जाता है, उसको 2 या 3 जजेस जो है वो उठा के बाहर फेंक देते हैं कि यू आर नो मोर, जो है वो आप जो है चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहे रियासत के, आप वजीर आजम नहीं रहे। यूसुफ गिलानी का फैसला देखें या खुद नवाज शरीफ को नायल किया गया, इवन इमरान खान, ये सारी चीजें होती रही। रिवर्स भी हो गई। देखिए, यानी कि सीजन 2 आते हैं, जो भी नई हुकूमत आती है वो आके अदलिया को फुली कोर्ट पैकिंग का अगर इल्जाम लगता है तो किसी वजह से ही लगता है। माजी में भी देखा जाए, अब भी देखा जाए तो कोर्ट पैकिंग होती है। फिर अवाम किससे इंसाफ मांगेगी अगर कोर्ट पैकिंग ही होती रहेगी? बेसिकली बात यह है कि अवाम के लिए सुप्रीम कोर्ट है, अवाम के लिए जुडिशरी है, लेकिन हमारी अगर जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स सुनने में बैठ जाती थी, पोलिटिकल मैटर सुनने बैठ जाती थी, और जो आम साइलिन के मुकदमा थे वो मुतासर होते थे। तो इसी वजह से एक कंसेप्ट दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, पोलिटिकल मैटर्स, 184(3) के मैटर, ये मैटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुनेगा और बाकी सुप्रीम कोर्ट रेगुलर चलती रहेगी। और हम देख भी रहे हैं कि जब से ये मामला आया, ये 26वीं तरमीम आई, चीजें आई, तो कितने जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे मुकदमात का बोझ कम हुआ। अच्छा हुआ, ये अच्छी बात है, बनना चाहिए था। मैं ये नहीं, देखें, मैंने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से एक सवाल किया, वो हाल ही में तुर्की से होके आए और बाकी ममालिक से होके आए, जो जब टर्किया से वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप टर्किया में गए थे, वहां पे जो टर्किया की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो जो है पिछले 30-40 साल से काम कर रही है, तो हमारे यहाँ तो अब बनी है, आप क्या देखते हैं इसको? तो उन्होंने कहा ये मैं आपका सवाल रिजर्व करता हूँ, इसका बाद में जवाब दूंगा। जो मुहज़्ज़ब दुनिया है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 20 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से पहले ही ऑलरेडी ऑन वर्क है। मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है हसनात सर, तैयब साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए और होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जो इल्जाम लगते हैं कोर्ट पैकिंग के, और अभी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की लीगैलिटी क्या है, अगर इस पे बात की जाए तो आप क्या कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पीटीआई अब किसकी अदालत में जाएगी? अगर सुप्रीम कोर्ट से भी ये फैसला एक बार आने के बाद दोबारा आ गया तो अब कौन सी अदालत बची है पीटीआई के पास? देखिए जी, एक तो तैयब बात कर रहे थे कि जी माल का जो निज़ाम है उसमें वज़ीर-ए-आज़म घर भेजे गए, जो कोई किए, वहाँ भी अदलिया किसी के इशारे पे फैसले कर रही थी और उस वक्त जुडिशल एक्टिविज्म ज़रूरत थी, अदलिया से करवानी ज़रूरत थी, तो इनसे जुडिशल एक्टिविज्म कराया गया, सियासतदान कमज़ोर कराए गए। अब जो है वो और सिलसिला है, असल मामला है वो कि सियासी वो है विल ऑफ द पीपल, उनके मैंडेट कि अगर उस वक्त गलत हो रहा था तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अब आप देखें कि मौजूदा निज़ाम से 50 के करीब जज लगे हैं, इनमें देखें कि ये जजेस जो हैं वो जो लगे हैं, इनकी एफिलिएशन जरा चेक करें कि क्या क्या सूरत हाल है। फिर ऐसे ऐसे जज सुप्रीम कोर्ट में आए जिनमें हुकूमती लोगों ने कहा कि इनकी इंटीग्रिटी, इनके बारे में तसव्वुर बार में भी और बेंच में ठीक नहीं है। फिर क्या वजह है कि उन्होंने यू टर्न दे के फिर उन जजेस को सुप्रीम कोर्ट ले आए? तो मामला ये है कि यहाँ असल मामला ये, और दूसरा जो आईनी बेंच का सवाल है, आईनी बेंच का सवाल बिल्कुल आईनी बेंच होना चाहिए, लेकिन आईनी बेंच बनाने का इख्तियार एग्जीक्यूटिव के पास नहीं होना चाहिए। अगर आप देखें जुडिशल कमीशन ये जो बात कर रहे हैं 18वीं तरमीम में, 18वीं तरमीम में इस तरह की सूरत हाल में ये जो है वो जो इस वक्त सूरत हाल है, वहाँ जजेस की तादाद कम थी जो और फिर 19वीं तरमीम कराई गई, बढ़ा के किया गया, और फिर लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कंप्लीट डोमिनेंसी है एग्जीक्यूटिव की अदलिया पे, चाहे वो जजेस की अपॉइंटमेंट हो, किसी जज ने सुप्रीम कोर्ट आना हो तो उसमें खुशनुदी हासिल करनी है हुकूमत की या जो वो निज़ाम की, उसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट में वो जज नहीं आ सकता क्योंकि जुडिशल कमीशन में मेजॉरिटी हुकूमत की है, मौजूदा जो रूलिंग पार्टीज हैं पार्लियामेंट में उनकी है। इसी तरह किसी जज ने आईनी बेंच में बनना है। अब मुझे बताएं, एक जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डिबेट हुई, अगले दिन ही आईनी बेंच में कहा गया कि जी मुझे चाहिए अमीनुद्दीन खान साहब ने, और उनको लाया गया। तो वो चीजें तसव्वुर बनता ये है कि लाइक माइंडेड जजेस का ये और हुकूमत का ये कोई गठजोड़ है, और जो इंडिपेंडेंट जज हैं, जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, उनको डेलिबरेटली साइड पे किए गए। अब कुछ जज हैं जो डिसेंटिंग नहीं है, डिसेंटिंग भी है, वो आईनी बेंच का हिस्सा है, लेकिन आप देखें सुपर टैक्स का मामला है, उसमें टैक्स में समझने वाली जो जज हैं जो आयशा मलिक, उनको बेंच में शामिल नहीं किया गया। और ऐसे जो जिनकी ज्यादा गिरफ्त, और जिन जजेस ने जो केस सुन रहे हैं टैक्स वाला, उनका कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है टैक्स का। तो ये वो चीजें हैं जिससे तस्वर बनता है कि ये कोई गठजोड़ है, एग्जीक्यूटिव की डोमिनेंस है। तो सर अब पीटीआई किसकी अदालत में जाएगी? अल्लाह की अदालत में कहां पर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई अदालत नहीं रह जाती। देखिए पीटीआई, अब मेरा ख्याल है कि निज़ाम मौजूदा जो हुकूमत है वो इस वक्त स्ट्रांग पोजीशन में है। पीटीआई के पास अब बड़े लिमिटेड ऑप्शन है कोई, बल्कि मेरा ख्याल है कि उनके पास अदलिया हो, और अभी 9 मई के केसेस के भी फैसले जल्द आ जाएंगे। और ये वो सारी चीजें हैं, देखें नून लीग के खिलाफ भी आए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी फैसले आए, ज़ेर ताब रहे। अब वो मेरा ख्याल है कि मौजूदा निज़ाम के बेनिफिशियरी, ये 4-5 साल बाद चीजें चेंज होती रहती हैं। आपका पॉइंट आ गया तैयब सर से पूछते हैं। तैयब सर ये क्या इशू चलता रहता है कि यानी जो भी हुकूमत होती है उसके फैसले उसके हक में आते हैं, जो पिछली हुकूमत होती है उसके लिए बड़ा मसला बन जाता है। अभी अगर पीटीआई की बात की जाए तो रिजर्व सीट्स इनसे ले ली, सिविलियंस का जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना था वो इनके उसमें आ गया, जजेस ट्रांसफर जो था जो कि एक इल्ज़ाम लगता था कि जी ये किसी खास जमात के लिए किया गया है, वो भी हुकूमत की फेवर में आ गया। तो अगर इसी तरह कोर्ट पैकिंग चलती रहेगी, आवाम का तो एक तरह से वो जो एक भरोसा है वो तो उठ जाएगा। अब क्या होगा? ये सारी कहानी किस तरफ जा रही है कि इतना ज्यादा हेट है पीटीआई के लिए? और ये माजी में भी होता रहा है कि
मतलब हाँ, लेकिन अगर सीजन 2 आता है, वो अभी नजर नहीं आ रहा, तो सीजन 2 में तो फिर सबके लिए मसला बनेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हुकूमत वक्त और शायद जुडिशरी हमें एक चीज़ सफ़े पे या एक तरतीब के साथ नज़र आए, लेकिन माजी की अगर हम बात करें कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपको याद है इफ्तिखार चौधरी सुमोटो पे सुमोटो लेके पूरी हुकूमत को उसने अपहाइज किया हुआ वो था। भी एक दौर था, अभी था। भी वही दौर अच्छा, है। फिर जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो नवाज शरीफ वजीर आजम थे और उसके खिलाफ पनामा केस का फैसला आ रहा था, ठीक है ना, तो उस टाइम हुकूमत और जुडिशरी अलग अलग थे। लेकिन अब जब ये 26वीं तरमीम आई, चीज़ें आई, तो अब हमें एक तासुर जो है वो पैदा हुआ कि हुकूमत और जो है वो जुडिशरी शायद एक पेज पे आ गए हैं, किसी हद तक जो है वो मान भी लें अगर एक हद तक है। लेकिन जो आपने बात की कि सीज़न 2, तो सीज़न 2 का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको एक खबर देने जा रहा हूं और ख़बर ये है कि अब जैसे कि आपको पता है कि इस फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत आ चुकी है, तो अब 27वीं तरमीम भी जो है वो आएगी। और 27वीं तरमीम में क्या होगा कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, तो अब यह होगा कि 27वीं तरमीम में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा था कि फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम होनी चाहिए, जो बाकी मुमालिक में जैसे काम कर रही है, तो हो सकता है कि फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम हो और उसमें जजेस की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो भी शायद बढ़ाई जाए, 70 साल तक की जाए। तो यूं एक पूरा जो सिस्टम है, जुडिशरी का सिस्टम है, जो मैं रिसेट की बात कर रहा था, वो टोटल जो है वो एक यकसर तब्दील होके एक नया हमें सेटअप नजर आएगा, जिसमें ये जुडिशरी अलग होगी जो रेगुलर है और दूसरी अलग होगी। और बाकी पीपल्स पार्टी पीटीआई के खिलाफ जो आपने नफरत की बात की है, तो बात यह है कि पीटीआई की इसमें अपनी ही गलतियां हैं। देखें, आप जो है वो किसी के साथ तो सारे इल्जाम उन पे होंगे। आप किसी के खिलाफ आपका जाती बुग़्ज़ है, जाती अनाद है, तो उसको आप कौमी मंजरनामे पे या सियासी मंजरनामे पे ना लाएं। और पीटीआई के बानी ने ये कुछ करके अपनी ही जड़ें उसने मैं इस डिबेट को लंबा करना चाह रही हूँ, पर प्रोड्यूसर साहब बार बार वाइंड अप का कह, सर ने खबर भी दे दी कि 27वीं आईनी तरमीम आने वाली है और पीटीआई के लिए कोई नजदीक में कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा, वो आपस में भी लड़ रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या होने वाला है पाकिस्तान की सियासत में। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। हसनात साहिब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।